हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। तो आज करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है बेटा जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके 2024 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब एक सिंगल वीडियो में आपको लास्ट टाइम के इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उससे पहले के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 से पहले के, वो सारे आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो आप चैनल पे आके प्लेलिस्ट विजिट करके देखो, आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और इसकी जो पीडीएफ है बेटा जी इस पूरे लेक्चर की, वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से, जो उस पर लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आपको फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सुनील जांगड़ा 26 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है। बहुत जल्द आप लोगों को रिप्लाई वहाँ पे मिल जाएगा। अगर प्रॉब्लम है तो ही मैसेज करना यार। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विद स्पीड वी इन ए कंडक्टर विद पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट्स एंड। मतलब अभी क्या है, ये बोल रहा है कि आप लोगों के पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के सिरों के बीच में आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस V को लगा रखा है। ठीक है, इफ आगे वो बोला कि अगर मैं V को रिड्यूस कर दूं कितने से, मतलब नया जो V है उसको मैं V/2 कर दूं, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना होगा। कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा जी, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या वो बन जाती है। सबसे पहली बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वी के बीच का रिलेशन ढूंढ लेते हैं। ठीक है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखते हैं यार -E, कैपिटल E, टाउ बाय में m से लिखते हैं। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? VD इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल E टाउ बाय में m, मतलब माइनस को हम हटा देंगे। अब E जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? V बाय में L लिख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, और इस लेंथ को हम ले लेंगे तो V/L करके हम उसको E लिख सकते हैं। चलो भाई, तो इसका मतलब VD जो है वो आ गया आप लोगों के पास क्या? स्मॉल ई V टाउ बाय में M L हो गया। मीन्स VD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है बेटा जी। ठीक है, अब अगर वो बोले कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी नए वाली बताओ, जब हम V को V/2 कर दें तो 2 नीचे आ गया, ML वहाँ पे है ही और टाउ हो गया। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन है? ये तो पहले वाली है। तो इसका मतलब VD की जो वैल्यू हुई वो VD/2 आ गई है। मतलब नए वाले की जो है वो ये आने वाली है आप लोगों के सामने। तो आंसर कौन सा बना बेटा जी? आंसर बना ए। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 2024 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है हमारे पास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा जी। इसमें आप लोगों को बोला गया है कि डिफाइन करिए रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी तो यार क्या होता है? M/N/E² टाउ होता है। और ये एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। क्या होता है बेटा जी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी ये बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो। और ये किस पर डिपेंड करता है बेटा? मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बेटा जी? मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बोल रहा है हाउ डज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग: नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर और देयर रिलैक्सेशन टाइम। तो वो तो हमने ऑलरेडी इस फॉर्मूले के थ्रू बता ही दिया कि यहाँ देखो, अगर हम रेजिस्टिविटी और नंबर डेंसिटी का रिलेशन देखें तो वो इन्वर्स में है। और इसी तरीके से हम टाउ का देखें तो वो भी इन्वर्स में रहने वाला है। बस आपको फॉर्मूला लिखना था और कुछ भी नहीं। और ये भी आपका 2024 का ही क्वेश्चन रहने वाला बेटा। ठीक है, अब ये रिलेशन आप लोगों को लिखना था तो उससे पहले आपको ये फॉर्मूला जरूर से लिख देना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज मीन्ड बाय रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? हाँ जी, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जो रिलैक्सेशन टाइम है उसको ध्यान से समझो कि एक तरीके से कौन सा टाइम है बेटा जी। जो आप लोगों के पास रिलैक्सेशन टाइम है ना, वो कौन सा टाइम है? देखो अभी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन चला। इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो वो पॉजिटिव आयंस के साथ टक्कर खा रहा है, या लैटिस स्ट्रक्चर के साथ क्या है? टकरा रहा है। तो भाई जब एक कोलिजन हुआ, फिर उसके बाद दूसरा कोलिजन हुआ, तो पहले से दूसरे के बीच में जो टाइम गैप मिला है, ठीक है, ये जो टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये कहलाता है। मतलब इट इज द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। उसे क्या बोला जाता है बेटा जी? रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। उसके बाद बोला शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। मतलब आप लोगों को यहाँ पे एक तरीके से डिडक्शन ऑफ ओहम्स लॉ फ्रॉम आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है। ठीक है, मतलब डेरिवेशन आप लोगों को यहाँ पे बोल दी गई है। इसको एक बार से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखो यार आपको सारे फॉर्मूले लिख लो, बहुत जरूरी है। आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है? ANE/VD होता है। और VD कितना होता है भाई? VD होता है स्मॉल ई कैपिटल E टाउ बाय में M। तो हम VD को यहाँ पे रख दें
तो आई की वैल्यू कितनी बनी, ए एन ई स्क्वायर हो गया, ई टाउ बाय में एम हो गया, यही होगा। क्लियर बेटा, देखो ना आपने क्या किया है, आपने वी डी की वैल्यू को यहाँ पे रखा, जैसे ही रखा तो एक ई पहले से बड़ा था, एक ई ये रहा, तो ई स्क्वायर हुआ, ई कैपिटल और टाउ नीचे एम, ठीक है। अब इसके बाद ये किसकी बात कर रहे हैं, इसको शो करना है। इसको शो करने के लिए हम क्या करते थे, कंडक्टर लेते थे, किसी की लेंथ कितनी हो, मतलब उस कंडक्टर की लेंथ एल हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना भाई ए, और वहाँ पे एक वी हम अप्लाई करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ई को वी बाय एल लिख सकते हो, तो यहाँ पे बना आई इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वेयर, ई को कैसे लिख सकते हैं, वी बाय में एल, और टाउ नीचे पहले से क्या पड़ा है, एम पड़ा है, तो ये बन गया। अब ओहम्स लॉ क्या कहता है, ओहम्स लॉ कहता है वी इज इक्वल टू आई आर कर दो, है ना। तो हम यहाँ पे वही चीज़ करने वाले हैं, वी को एक साइड कर लेंगे, बाकी टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, तो ये बना आप लोगों के पास वी आई एम एल अपॉन में ए एन ई स्क्वेयर टाउ बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यार, ये कौन है, ये सारे का सारा आर ही तो है। अगर हम इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो आपको मिल तो गया, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आई, एम एल अपॉन में ए एन ई स्क्वेयर टाउ आ चुकी है बेटा। क्लियर हुई या नहीं हुई, फटाफट से एक बार मुझे बताओगे। तो ये डेरिवेशन इसने पूछा था, वो हमने कर दिया है, ठीक है, और कुछ तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज बाय 25% ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्टार्टिंग में टेम्परेचर जो है बेटा जी वो कितना है, 27 डिग्री है। अब वो बोल रहा है कि हमें एक टेम्परेचर निकालना है, हमें क्या करना है, एक टेम्परेचर निकालना है। तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है ना वो क्या हो जाता है, पहले वाले का 25% बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले वाला जो है, पहले वाला रेजिस्टेंस 100% होगा, बोलो भाई 100% होगा। तो इसका मतलब आर जो है वो 125% ऑफ आर नोट बन चुका है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख दें कि 125 बटे में 100 आर नोट लिख दें, इनिशियल का यही तो हुआ है हमारे पास। अब वो अल्फा भी दे रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी दे रहा है। तो उसको हम कैसे लिखते थे, आर इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी लिखते थे। और डेल्टा टी कौन है बेटा जी, यहाँ पे डेल्टा टी इज टी माइनस टी नॉट है, तो आर बाय आर नोट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको बना लो आर बाय आर नोट, तो देखो आर बाय आर नोट की वैल्यू 125 बटे में 100 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले इसको फॉर्मूले को सिंपल कर लो, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी ऐसे लिख लो। अब आर बटे में आर नोट जो है भाई वो कौन है, आर बटे में आर नोट हमारे पास है 125 बटे में 100, यहाँ पे हो गया -1 इज इक्वल टू एल्फा डेल्टा टी, मतलब 1 को मैं इधर ले आया, इस 1 को हम इधर ले आए बेटा जी, ठीक है। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास क्या, 25 बटे में 100 बन जाएगा भाई, सीधा सा। एलसीएम लोगे 100 बनेगा, एलसीएम 125 माइनस 100 हुआ, तो 125 में 100 गए, 25 बचा, 25 बटे में 100 मतलब 1 बटा में 4 ही लिख दो तुम इसको। अरे एक मिनट, क्या लिख दो, 1 बटे में 4 लिख दो, 1/4 हमने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे हो गया अल्फा डेल्टा टी बेटा जी। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1/4 अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा टी, ठीक है। मीन्स डेल्टा टी कितना है, टी माइनस टी नॉट है, और ये हो गया 1/4, 4 में अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻4 है, तो उसको मैंने ऊपर लिख दिया 1 2 3 4 बेटा जी, 4 जीरोज लिख दी ना, तो इसको कट कर दो, तो ये बन गया आप लोगों के पास 2500, इससे कट करोगे तो 1250 बेटा जी, 1250 बनेगा। हाँ, तो टी माइनस टी नॉट जो है वो 1250 आ गया, और अगर हमें टी निकालना था तो 1250 प्लस में मैं टी नॉट कर दूंगा, तो 1250 प्लस में टी नॉट कितना हुआ बेटा जी, टी नॉट इज 27, ये 27 दे रखा, तो 1200 कितना हुआ 67 डिग्री, नहीं 67 नहीं 1277 बनेगा ना, क्योंकि 50 में 27 ऐड हो रहा है, तो 1270 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुआ हमारे पास क्या, जो टेम्परेचर जिस पे रेजिस्टेंस 125% हो गया है इनिशियल वाले का, ठीक है। चलो 2024 का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, ये तो कर ही दोगे भाई। ये क्या बताता है, एक तरीके से ये मेजर है किसका, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन आप आराम से लिख दोगे। आगे बोला है शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद द राइज इन टेम्परेचर, शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद द राइज इन टेम्परेचर। भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर टेम्परेचर ले लेंगे, इधर रेजिस्टिविटी ले लेंगे, तो आपको सिर्फ ग्राफ बताया गया है,
तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा होगा बेटा। नेक्स्ट आप लोगों के पास रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज दिस, इतने डिग्री सेल्सियस पे, मतलब अभी क्या है आर नोट की वैल्यू कितनी है 10 ओहम है और इस टाइम पे टेम्परेचर कितना है रेफरेंस 27 डिग्री सेल्सियस है बेटा। ठीक है, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एट -73 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको रेजिस्टेंस निकालना है, कब निकालना है, जब टेम्परेचर -73 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज, मतलब अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स दे रखा है। ठीक है, तो बस अब कर दो, R इज इक्वल टू कितना हुआ, R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा, तो यहाँ पे कर दो R/R नोट। ओके, ये हो गया आप लोगों के पास। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप लोग कि R माइनस R नोट बाय R नोट। ठीक है, और ये हो सकता है डेल्टा टी साथ में अल्फा, क्योंकि 1 को उधर ले जाके हमने एलसीएम वगैरह ले लिया तो ये बन गया। तो R माइनस R नोट, R तो हमें निकालना है भाई, फाइंड आउट करना है। R नोट कितना है 10, नीचे भी 10, यहाँ पे अल्फा 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ और डेल्टा टी हमें पता होता है कि T माइनस टी नोट होता है ना। तो बस यहाँ पे कितना बनेगा, ये बन जाएगा भाई साहब R-10। ठीक है, अच्छा डेल्टा टेम्परेचर तो हमें दे ही रखा है ना, तो उसको भी लिख लेते हैं, उसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा काम, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बन गया आप लोगों के पास 1.70 इंटू 10⁻³ -3 क्यों हुआ, क्योंकि इस 10 को मैंने उधर भेज दिया। और डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, T माइनस टी नॉट होगी, मतलब -73 -27, तो ये बना आप लोगों के पास 100 -100 डिग्री, तो माइनस आगे लगा दो, 100 यहाँ पे लगा दो बेटा। ठीक है, अगर आप देखो तो ये माइनस आप लोगों के पास 3 जो है इस +2 से ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप लोग इसको हटा दो बेटा जी, तो ये बन गया -1, 10 - 1 बन चुका है। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये बन गया है नीचे ऐसे, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि -170 के नीचे 1000 लगा दो। क्यों लगा दूँ, क्योंकि 10 पहले से पड़ा है, पॉइंट को हटाने के लिए हमने क्या किया, 2 0 और नीचे लगा दी, तो ये बन गया है ना। तो ये इससे कट, तो आपके पास बचा R इज इक्वल टू -17/100 प्लस में 10, तो बस इसको करो, 100 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 1 2 3, 3000 नहीं, 3000 नहीं, 10 में 100 मल्टीप्लाई हुआ तो 1000 और -17 है ना। तो ये बनेगा आप लोगों के पास कितना भाई, ये बन गया, देखो 1000 में से 17 जा रहा है बेटा। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे बन गया 9 में से गया 8। ठीक है, 983, 983 को आप लोग किससे डिवाइड कर रहे हो, 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो 9.83 ओहम जो है इसका रेजिस्टेंस रहने वाला है। 9.83 ओहम जो है इसका रेजिस्टेंस रहने वाला है बेटा। यूनिट्स जरूर लगा देना, काम चल जाएगा बहुत बढ़िया, मतलब नंबर फुल मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट इसने क्या बोला है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एम आप लोग निकालो, ये रहा ए, ये रहा एम, इनके बीच में निकालना है। सबसे पहली बात देखो यार कि यहाँ पे ना ये और ये कैसे हैं, सीरीज में है। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं बेटा जी, सीरीज में। तो इन दोनों को अगर हम रब करें सीरीज में, देखो कौन कौन है सीरीज में, ये सीरीज में है और ये सीरीज में, तो 10 और 10 20 हो गए। इसका मतलब आप इसको ऐसे करो, इसका मतलब आप इसको ऐसे करो कि यहाँ से इसको हटा दो, एक को हटा दो ऐसे, इसको हटा दो यहाँ से ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे हटा दो बेटा जी। ठीक है, हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए ना, वो बता रहा हूँ मैं। वो कितना रह गया है, वो रह गया कितना, 20 रह गया। ठीक है, इनके बीच में अब 10 और 10 लगे होते तो वो 20 हो गए। अब ध्यान से देखो कि ये जो 20 वाला है इसके साथ पैरेलल में ही तो है भाई, ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो इसके साथ पैरेलल में तो 20 और 20 को अगर सॉल्व करें, देखो जब भी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होते हैं उसको उतने नंबर से डिवाइड कर दो तो 10 आने वाला है। कितना आने वाला है, 10 आने वाला है, सिंपल है। तो इसका मतलब ये भी उड़ गया यहाँ से, इसका मतलब ये भी उड़ चुका है यहाँ से, इसको भी हटा दो। ठीक है, हटा दो भाई, इसको भी अरे भाई क्या हुआ ये, 1 मिनट रुको, पेन दूसरा ले लेते हैं, अब ठीक है। और ये कितना रह गया, अब 10 रह गया बेटा जी, कितना रह गया, 10 रह गया आप लोगों के पास। कितना रह गया यहाँ पे, 10 रह गया, ये रहा 10। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, किसके बीच में पूछा, अभी ए और एम के बीच में पूछा।
तो भाई ये यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिवाइड थोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये और ये भी सीरीज में है। फिर से ये कितना बना, 10 और 10 20 बन चुका है। तो इसका मतलब 10 और 10 20 में इनका सिर्फ एक रेजिस्टेंस रह गया ऐसे, और ये दोनों खत्म हो गए। अब दोनों ये जो रह गए हैं, मतलब ये जो रह गया है ये 20 का रह गया ना, ये वाला। अब ध्यान से देखना कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस भी तो पैरेलल में ही है। 20 और 20 का करेंगे फिर से 10 रह जाएगा, पैरेलल को सोल्व करेंगे तो फिर से 10 रह जाएगा, ये भी खत्म हो गया, तो ये सिर्फ 10 रह गया। अब भाई ये सीरीज में हो गए, ये सीरीज में हो गए 10 और 10 20, 20 और 30। देखो ये रहा ए पॉइंट, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है भाई 30, ये रहा एम पॉइंट। ओके, ये रहा एम पॉइंट। अब ये दोनों सीरीज में ही है, तो 10 और 10 20 हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऐसे ही आएगा 20 ओम का रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में है लास्ट में 20 और 30, तो इसका मतलब 20 इंटू 30 करेंगे और नीचे 20 प्लस 30 कर देंगे। ये शॉर्टकट होता है पैरेलल वैल्यू को सोल्व करने का। तो ऊपर बना 600, नीचे बना 50, तो इसने इसको कट किया तो यहाँ पे कितना बना 12। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है बेटा जी वो 12 ओम आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, मुझे लग रहा है कि 12 ओम ही बनने वाला है। आगे बोला है कि पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। पावर सप्लाइड बाय द बैटरी बेटा जी, देखो पावर निकालना है तो P इज इक्वल टू वी आई कर देते हैं, और वी आई की वैल्यू क्या होती है बेटा, आई की वैल्यू क्या होती है, वी बाय में आर होती है। तो हम यहाँ पे क्या करें, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय में आर कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकाला है ना, ये ए और बी, ए और एम के बीच में, सॉरी ए और एम के बीच में रेजिस्टेंस 12 निकाला है। तो पहले पूरा रेजिस्टेंस निकाल लो, अब जैसे सर्किट का बचा हुआ है, तो 12 ये हुआ इन दोनों के बीच में, ये कितना हुआ सीरीज में 10, 22 और 8 30, ठीक है ना भाई। देखो ये कितना है 12, ये कितना है 10, तो 12 प्लस में 10 ये कितना हुआ 22 हुआ, प्लस में ये कितना हुआ बेटा जी 8 हुआ आप लोगों के लिए, तो 30 रेजिस्टेंस हो गया पूरा। अब जो बचा हुआ था, क्योंकि इसने पावर जो पूछा है वो सप्लाइड बाय द बैटरी पूछा, तो पूरा रेजिस्टेंस ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे V कितना है दे रखा है चीज, तो 36 आ गया बेटा जी, नीचे कितना आया 30। ठीक है, यही है। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 से कट कर दो, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 15। एक मिनट, कुछ गड़बड़ करिए, इसको आप 3 पे ही कट कर दो, तो 1.2 क्या है वोट आना चाहिए, 1.2 वोट आना चाहिए। ये पावर सप्लाइड बाय द बैटरी है, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी है बेटा जी। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है केस स्टडी। ये क्या है बेटा जी, हमारे पास केस स्टडी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो केस स्टडी के क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से देखना है। आप पैराग्राफ पढ़ना चाहते हो पैराग्राफ पढ़ लो, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो पैराग्राफ आए हैं अभी तक पिछले 1-2-3 साल में जो भी है, तो उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने से ही वो सॉल्व हो जाता है, मतलब आपको पैराग्राफ की तरफ जाने की जरूरत नहीं होती है। केस स्टडी के क्वेश्चन जो है ना उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले तो इसको हाईलाइट कर लो कि भाई आप लोगों को गलत स्टेटमेंट बतानी है। कौन सी स्टेटमेंट बतानी है, गलत स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट इस भाई साहब ने क्या बोली है, द पोटेंशियल डिफरेंस V between the two terminal of a cell in a closed circuit is always less than its EMF during discharge of the cell। बेटा जी देखो इन्होंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस V, मतलब V को कैसे लिखते हैं डिस्चार्जिंग के केस में, V को कैसे लिखते हैं भाई डिस्चार्जिंग के केस में, V को लिखते हैं हम EMF माइनस IR। तो ये बात तो बिल्कुल सही है जो पहले में उसने बोली है भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है जो पहले में उसने बोली है, तो ये तो ठीक है, तो इसको मैं टिक लगा लेता हूँ कि ये करेक्ट है। आगे बोला द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर हमारा यही बन जाएगा। द रेजिस्टेंस, देखो ध्यान से, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये इनवर्स का रिलेशन होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल जो है डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बेटा। ठीक है, तो एक गलत बात पूछी थी, गलत बात हमारे पास ये है। बाकी V इज इक्वल टू E माइनस आर होता है, ये भी सही है। ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल एंड द करंट ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। हाँ वो पता ही आप लोगों को कि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस आई आर प्लस में E, मतलब MX प्लस में C लिख सकते हो ऐसे, तो नेगेटिव स्लोप ही है, तो ये भी सही है।
ये भी सही है, सिर्फ उसने गलत स्टेटमेंट पूछी थी, तो आंसर बी हमारा होने वाला है। नेक्स्ट पूछा है बेटा जी, 2 ईएमएफ वाले सेल हैं, मतलब सॉरी 2 सेल हैं जिनका ईएमएफ 2 और 6 है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 और 0.4 है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब एक सेल ये रहा, ठीक है, इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल ये रहा, इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। इसका ईएमएफ कितना है, 2.0 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, ये क्या है 6.0 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 है। इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। वो पूछ रहा है द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, तो पैरेलल है, सेल आइडेंटिकल नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। क्या पूछा है इसने, इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो कैसे लिखेंगे, E1 R2 प्लस में E2 R1, नीचे क्या करेंगे R1 प्लस में R2 कर देंगे, है ना, ऐड ही होगा ना नीचे R1 प्लस में R2। चलो भाई, तो यहाँ पे क्या बनेगा, E1 कितना है 2, मान लो ये E1 है, ये E2 है, तो इसके साथ 0.4 मल्टीप्लाई होगा, प्लस में E2 में 6.1 मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या करेंगे R1 प्लस R2 मतलब 0.5 हो गया नीचे, तो ऊपर बना आप लोगों के पास 0.8, साथ में बना 0.6, नीचे बना 0.5, तो इट विल बी 1.4 बाय 0.5 मीन्स 14 बाय में 5 है, तो 2.8 हमारे पास जो है इसका ईएमएफ आना चाहिए बेटा जी, 2.8 जो है इसका ईएमएफ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है डिप्ड इन द सॉल्यूशन द इलेक्ट्रोड एक्सचेंजेस चार्जेस विद इलेक्ट्रोलाइट, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डेवलप ए पोटेंशियल V प्लस जो कि 0 से बड़ा होता है, एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड डेवलप ए पोटेंशियल माइनस ऑफ ऐसे कुछ, जो कि ये भी 0 के बराबर या बड़ा बोल सकते हो नेगेटिव में, है ना। ओके, 0 भी हो सकता है ये और उससे बड़ा भी हो सकता है। ये देखो यहाँ पे बराबर का निशान नहीं है क्योंकि ये 0 तो नहीं होगा, है ना। आगे बोला है रिलेटिव टू द इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट टू इट व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल देन क्या होने वाला है। देखो हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, एक का क्या है भाई V प्लस, एक का क्या है V माइनस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस माइनस ऑफ नेगेटिव वाला पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो होगा, जिसकी वैल्यू 0 से बड़े ही आने वाली है, तो E की वैल्यू ये होगी और उस टाइम पे करंट नहीं निकल रहा है वहाँ से, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है इंटरनली, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि करंट जब चल ही नहीं रहा तो भी इंटरनल कैसे लॉस होगा कुछ भी। चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, बी ऑप्शन सही होना चाहिए भाई। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। एक मिनट, हाँ बी ऑप्शन सही होना चाहिए बेटा, इसमें होना चाहिए बी ऑप्शन सही, हमारे पास बी होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। चलो आगे है, लास्ट के क्वेश्चन है, मतलब वैसे तो हमें 4 करने होते हैं, बट यहाँ पे और में भी दे रखा है तो उसको भी करवा ही देंगे, क्या पता तुम्हारे एग्जाम में आ ही जाए। 5 आइडेंटिकल सेल हैं, ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, this combination in turn is connected to an external resistance this the current flowing through the resistor is, मतलब 5 सेल लगे हुए हैं यार, पहले इसको ड्रॉ कर लो, 5 सेल लगे हुए हैं, सबका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये 5 सेल मैंने लगा दिया, सुनना ध्यान से, सारे के सारे कैसे हैं बेटा जी, ये आइडेंटिकल है, सारे के सारे कैसे हैं बेटा जी, आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, है ना। ओके, ये रहा, थोड़ा सा बनाते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। अब इसका ईएमएफ कितना भाई, इसका ईएमएफ है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1, तो सबका ऐसा ही है, ठीक है। और उसने बोला कि हमने क्या किया है, लास्ट में जाके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा दिया है जो कि 9.8 ओम, 9.98 ओम है, ठीक है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर आप लोगों को निकालना है, आपको करंट निकालना है, तो करंट के लिए V बाय में हम R करेंगे, मतलब E बाय में R कर दो या तो, क्योंकि ईएमएफ से यहाँ पे डील करें। तो भाई पहली बात, एक ब्रांच का ईएमएफ कितना है, एक ब्रांच का ईएमएफ है 2 वोल्ट, तो क्या यहाँ पे भी 2 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 2 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो भाई इसका मतलब अगर सारी ब्रांचेस पैरेलल दे रखे तो सबके क्रॉस 2 वोल्ट ही है, तो आपको जो इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखना है वो 2 वोल्ट ही लिखना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ भाई, यहाँ पे कितना है 0.1 है, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.1। होता क्या है कि जब भी रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो टोटल निकालने का तरीका होता है
कि उन रेजिस्टेंस को उनके नंबर से डिवाइड कर दो। कितने लगे हैं? 5। ठीक है, समझ में आया? मतलब आप इसको 1/50 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/50 लिख सकते हैं बेटा। चलो जी, अब आगे देखो। उसके बाद लास्ट वाला हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो मुझे अगर करंट पूछा गया है तो मैं करंट कैसे लिखूंगा? ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट प्लस में ये लिख दूंगा, तो यही तो करंट होगा। और कैसे लिखेंगे आप? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 वोल्ट है, नीचे हो गया आर इक्विवेलेंट जो कि 1/50 बनेगा, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 9.98 बेटा जी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ 998 कर दूँ और नीचे यहाँ पे लगा दूँ 100, तो इस तरीके से आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये बनेगा आप लोगों के पास 50 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, एलसीएम ले रहे हैं 100, तो अगर मैं यहाँ पे 50 लगाऊँ तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो 100 आपके पास एलसीएम आ गया है, तो यहाँ पे बनेगा आप लोगों के पास 2, यहाँ पे बनेगा 998। मतलब एक तरीके से क्या बन गया, 1000 के नीचे 100 बन रहा है भाई, 1000 के नीचे 100 बन रहा है, 1000 के नीचे 100 बन रहा है। 100 से इसको डिवाइड कर दो तो 0.2 जो है आप लोगों के पास एम्पियर करंट आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है? नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी इसका और पार्ट। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। इन्होंने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल इन द ओपन सर्किट इज दिस। ओपन सर्किट का मतलब है, देखो जब भी क्या बात हो रही है, ओपन सर्किट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ओपन सर्किट की बात हो रही है। तो ओपन सर्किट का मतलब है कि V जो है वो E के बराबर है, 6 वोल्ट हो गया है ना। इट बिकम्स 4 वोल्ट व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन। मतलब एक I करंट अगर निकल जाए तो ये जो है 4 वोल्ट बन जाता है। मतलब उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि V जो है हमारा 4 बन चुका है, यही तो बोला है। तो आपको बोला कि व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन द इंटरनल रेजिस्टेंस आपको लोगों को निकालना है। तो भाई V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। ठीक है, तो EMF हमें मिल चुका है। EMF कितना है? 6। वोल्टेज कितनी है? 4। करंट हमें 2 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, तो ये बन गया 2R इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो हो गया 2, ये हो गया 2R, तो R इज इक्वल टू 1 ओम का रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टेंस होने वाला है बेटा जी। ठीक है, चलो तो 1 ओम का रेजिस्टेंस ये रहा, ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे 0.2 था तो 0.2 निकल गया भाई। ठीक है, और इसमें ऑप्शन हो ही गया था, बाकी सब तो मैच कर ही लिए थे हमने। 2.8 तो ये 2.8 था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आप लोगों को 2024 का एक बढ़िया वाला बड़े वाला क्वेश्चन दे रखा है थोड़ा सा, कि एक बैटरी है जिसका अननोन ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इज कनेक्टेड इन ए सर्किट है शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ओके, व्हेन द के इज ओपन द वोल्ट मीटर रीड दिस। मतलब जब भाई सर्किट ओपन है, भाई सर्किट जब ओपन है तो वोल्टेज जो है वोल्ट मीटर के अंदर 10 वोल्ट आ रही है, तो इसका मतलब ईएमएफ की वैल्यू वो उसी के बराबर ही तो है, क्योंकि इस टाइम पे सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। चलो, और एमीटर रीड्स 0, सिंपल है। अगर सर्किट क्लोज हो गया तो वोल्ट मीटर रीड कर लेता है 6 वोल्ट। मतलब अब V की वैल्यू हो गई है 6 वोल्ट और करंट उस टाइम पे आ गया है 2 एम्पियर, तो क्या हम EMF नहीं निकाल सकते? क्योंकि V इज इक्वल टू क्या है? E माइनस आई आर है बेटा। तो अगर मुझे यहाँ पे V की वैल्यू भी पता है, E की वैल्यू भी पता है, करंट की वैल्यू भी पता है, नहीं EMF तो मैंने निकाल ही दिया ना, EMF तो निकल ही गया, 10 वोल्ट है भाई, ये 10 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लेंगे, अभी करके ही आए हैं, अभी करके ही आए हैं बेटा। तो ये बनेगा आप लोगों के पास 2R इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4 बन गया, मतलब R इज इक्वल टू 2 ओम हो गया। ओके, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं आप लोग। क्या निकाल सकते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है? करंट निकालना है, तो उसमें EMF लिखेंगे, स्मॉल r प्लस कैपिटल R लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। निकाल के कमेंट सेक्शन में बता के जाओ। I भी पता है, E भी पता है, R भी पता है और कैपिटल R भी पता है बेटा। ठीक है, तो सारी चीज़ आप लोगों के सामने है, तो फटाफट से बताओ कि कितना होने वाला है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तुम लोग कमेंट करोगे कैसे करना है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम बना दो भाई। इस तरीके से सर्किट डायग्राम होता है। ठीक है, इधर एक रजिस्टर, इधर एक रजिस्टर, इधर एक रजिस्टर, इधर एक रजिस्टर। ठीक है, P बोल देते हैं इसको, Q इसको R इसको S बोल देते हैं। बीच में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं एक वोल्टेज। ठीक है बेटा, और की लगानी है तो की लगा देना आप लोग। ऑब्टेन द कंडीशन व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। जब कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा है वो आप लोगों को यहाँ पे निकालना है बेटा जी। ठीक है,
जब कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर, एक मिनट यार मैं इसको पावर सेविंग मोड में लगा दूँ, नहीं तो बंद हो जाएगा। चलो, तो अभी क्या है यहाँ पे, अभी क्या है यहाँ पे आपको बताना है कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, P बाय में Q इज इक्वल टू बेटा जी R बाय में S होने वाली है, यही है ना कंडीशन। P बाय में Q इज इक्वल टू R बाय में S होने वाली है, ये कंडीशन आप लोगों को बतानी है। तो इसके लिए सिंपल होता है भाई, यहाँ से मान लो करंट गया I, यहाँ पे करंट गया I1 और यहाँ पे करंट गया I2। ठीक है, अगर यही करंट आगे आ रहा है और यही करंट यहाँ पे पहुँच रहा है तो आप बोल सकते हो कि बीच वाली ब्रांच में करंट जीरो है। ठीक है, बीच वाली ब्रांच में करंट जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल बराबर होने वाला है, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल बराबर होने वाला है। तो आप यहाँ पे एक काम करो, इसको नेमिंग कर लो सबसे पहले, इसको बोलो A, इसको बोलो B, इसको बोलो C, इसको बोलो D। तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट V माइनस ए सॉरी VA माइनस VB वो किसके बराबर है बेटा जी, VA माइनस VD के बराबर है। ठीक है, VA माइनस VD के बराबर है। सिमिलरली पोटेंशियल एट B माइनस C इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये VD माइनस VC के बराबर होने वाला है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर कर दो भाई, यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल सेम होने वाला है, यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है, बीच में कोई भी ब्रांच में करंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ पोटेंशियल बराबर है। ओके, चलो अब इसके बाद अगर VA माइनस VB मुझे लिखना है तो मुझे क्या लिखना होगा, I1 P लिखना होगा, और इसी तरीके से VA माइनस VD अगर मुझे लिखना है तो मुझे I2 R लिखना होगा। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकाल दूँ, एक चलो इसको नंबर 1 लिख लेते हैं। सिमिलरली VB माइनस VC का मतलब है कि I1 Q हो गया, और VD माइनस VC का मतलब है कि I2 S हो गया, ये दूसरी इक्वेशन है। तो दोनों को डिवाइड कर दो, I1 Q इज इक्वल टू I2 S, दोनों को डिवाइड कर दो इससे, तो P बाई Q इज इक्वल टू हो गया बेटा जी R बाई में S। तो यही तो हमारी कंडीशन होती है। बीच वाली ब्रांच भाई, ये कंडीशन नो करंट बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होने वाला है। तो हमने क्या किया, यहाँ और यहाँ के पोटेंशियल को इस तरीके से इक्वेट करके काम चला दिया। बढ़िया तरीके से ऐसे डेरिवेशन कर सकते हैं, और ये 2024 का क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट बोल रहा है कि आपको एक फिगर शो करी गई है, 3 आइडेंटिकल बैटरीज हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द ब्रांचेस AG BF एंड CD। तो बहुत सिंपल है, अब किसी एक बैटरी से पूरे के अंदर करंट चला दो। मान लो यहाँ से करंट इससे मान लो यहाँ से करंट चला I1, तो करंट यहाँ पे पहुँचा, करंट यहाँ पे पहुँचा I1। उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पे करंट चला गया I2, तो इधर करंट कितना चला गया, I1 माइनस I2 चला गया। ठीक है, अब ये करंट यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, और इधर इस ब्रांच में तो करंट I1 ही होगा, और इधर कौन सा करंट पहुँचा भाई, इधर कौन सा करंट पहुँचा, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे I2 है, तो I2 यहाँ तक ऐसे आ रहा है, यहाँ पे भी I2 है, यहाँ पे भी I2 है ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे, एक मिनट यहाँ से हटाओ, ऐसे I2 है। तो जैसे ही I2 आ रहा है तभी तो I1 इधर जा रहा है बेटा जी। ठीक है, इस तरीके से आपको एक वैल्यू को उठाना और सारे के अंदर करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब आपको क्या करना है, लूप लगाने हैं। तो लूप के लिए मान लो मैंने लगाया लूप A B F G A, ये मैंने लूप लगा दिया है, और कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं है, आप कहीं पे भी लूप लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 इक्वेशन ही बनने वाली, क्योंकि 2 क्लोज लूप से काम चल जाएगा, सारा सर्किट हमारा कवर हो जाएगा। हमें लूप उतने लगाने होते हैं जितने से वो पूरा सर्किट कवर हो जाए। ठीक है, चलो जी, तो मैं A से जब B जा रहा हूँ ऐसे, तो मैं लो से हाई जा रहा हूँ, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो फ्लो करता है। तो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, लो टू हाई जा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं प्लस में लिखूंगा 2I2। ठीक है, उसके बाद मैं B से कहाँ गया, F की तरफ गया, क्योंकि मेरा लूप ऐसे है। तो मैं B से जब F जा रहा हूँ तो हाई से लो की तरफ जा रहा हूँ, तो माइनस लिखूंगा, -4I1 माइनस I2 लिखूंगा। ठीक है, फिर मैं जब यहाँ आगे गया तो बैटरी के भी हाई से लो जा रहा हूँ, तो -6 लिखूंगा। फिर मैं जब यहाँ पे गया तो फिर से मैं लो से हाई की तरफ जा रहा हूँ, तो प्लस का 2I2 लिखूंगा। और जब मैं इधर पहुँचा तो मैं बैटरी के लो से हाई की तरफ जा रहा हूँ, तो +3 लिखूंगा, इज इक्वल टू 0। -6 + 3 इज -3, तो इसका मतलब 0 के उधर हम क्या कर देते हैं, 0 के उधर हम लिख देते हैं, देखो इसको ऐसे कर देंगे, 2I2 -4I1 प्लस में 4I2, ठीक है, और प्लस में 2I2, और उधर हो गया 3 हमारे पास। ठीक है, तो ये बन गया आप लोगों के पास कितना बेटा जी, 2 2 4 और 4 8। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया -4I1 प्लस में
2 4 6 2 8 8 I2, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटा जी पहली, एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब दूसरे में लगा लो लूप। अब सेम डायरेक्शन में लगाएं या अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, किसी भी डायरेक्शन में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो बड़ा सिंपल ही फंडा है, ठीक है। रटाफिकेशन कुछ भी नहीं है। मान लो हमने लगाया सी से बी, बी से मैंने लगा दिया एफ, और एफ से मैंने लगा दिया डी, और डी से मैं चला गया सी दोबारा, है ना। तो सी से जब मैं बी जा रहा हूँ तो मैं हाई से लो ही जा रहा हूँ बेटा, नहीं सी से मुझे बी जाना है, हाँ सी से मुझे बी जाना है तो हाई से लो जा रहा हूँ, तो इसका मतलब -2I1 हो गया, ठीक है बेटा, -2I1 हो गया। उसके बाद मैं बी से जब एफ की तरफ जा रहा हूँ तो मैं हाई से लो जा रहा हूँ, तो इसका मतलब -4I1 -I2 हो गया। और बैटरी के भी हाई से लो की तरफ जा रहा हूँ तो -6 हो गया। फिर एफ से डी मुझे कोई नहीं मिला, और डी से जब मैं सी जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाई से लो जा रहा हूँ, तो मतलब -2I1, ओके, -2I1, है ना। और बैटरी के लो से हाई तो +6 इज इक्वल टू 0, तो +6 ने +6 को उड़ा दिया बेटा जी, -6 को उड़ा दिया ना। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कितना, ये हमारे पास हो गया है -2I1 -4I1 प्लस का 4I2 -2I1 इज इक्वल टू 0 हमारे पास हो चुका है। इज इक्वल टू कितना हो चुका है बेटा जी, 0 हो चुका है। अब ध्यान से देखो कि यार ये एक है और एक ये है और एक ये है, तो वही हो गया -8I1 हो गया, किसके बराबर है, -4I2 के बराबर है। मीन्स ये कट कर देगा इसको ऐसे, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, तो 2I1 इज इक्वल टू I2 आ रहा है, ठीक है। 2I1 इज इक्वल टू I2 आ रहा है। तो हम क्या करें, इस वैल्यू में पुट कर दे इक्वेशन में, तो -4I1 प्लस में 8, I2 की वैल्यू कितनी है 2I1, यहाँ पे कितना हो गया 3, तो ये बना -4I1, ये बना प्लस में 16I1 बेटा, और ये हो गया 3, तो -4 प्लस 16 इज प्लस का 12I1 इज इक्वल टू 3, मीन्स I1 की वैल्यू 3/12 आ रही है, मतलब 1/4 आ रही है। I1 की वैल्यू 1/4 एम्पियर आ रही है। सिमिलरली I2 निकालो, I2 क्या है भाई, I2 जो है 2 टाइम्स ऑफ I1 है, 2 टाइम्स ऑफ I1, तो I1 की वैल्यू है दिस, तो मतलब ये हो गया 1/2 एम्पियर, है ना, हाँ 1/2 एम्पियर। बस यही पूछा था उसने कि ए जी वाली में बताओ, ए जी वाली किधर है, ए से जी, इस ब्रांच में I2 करंट है तो मिल चुका है भाई, I2 की वैल्यू 1/2 है, मतलब 0.5 है। और दूसरी उसने BF बोली थी, BF वाली में I1 - I2 है, तो I1 - I2 भी निकाल लो, I1 - I2, I1 है कितना 1/4, I2 है कितना 1/2, तो एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, है ना, 2 ही बनेगा ना, तो -1/4, तो कर लेना, आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2024 के सारे क्वेश्चन बेटा जी, और इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन वो ऑलरेडी करवाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वो प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 4 आने वाला है। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बता के जाना, और कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आ रही है उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए बन जाएगी। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।